कश्मीर फाइल में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब रियल है। बस इतना हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा सा एग्जैजरेट हुआ हो इमोशन को दिखाने के लिए और कहीं पे कोई चीज़ सप्रेस हुई हो। एक है कि आतंकवादी हमला करता है, एक होता है कि हम एनकाउंटर सीक करते हैं, हम उनको खोजते हुए जाते हैं कि तुम कहाँ हो, अपने बिल से निकलो, हम तुम्हें मारेंगे। तो जब वो कॉर्नर होते थे तब वो रिटेलिएट करते थे, तो इसीलिए उसको कहते हैं एनकाउंटर, यानी आमने सामने आ जाना। वो तो बिल में छुपे रहते थे। कई बार ऐसा हुआ है, आतंकवादियों ने भी छुपकर आर्मी के ऊपर हमला किया है, कई बार किया है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर करने वो संभव नहीं, क्योंकि आर्मी का काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में कभी बाहर निकलता ही नहीं। तो पॉइंट इज, हमें ये समझना है कि जब हमारा अस्तित्व किसी की समस्या बन जाए तो शांति कभी नहीं रह सकती। शांति तभी होगी जब हम अपना अस्तित्व खत्म कर दें, और हम का मतलब हम सभी। तो मैं हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत कुछ चंद लाइनों से करना चाहूँगा कि कुछ किताबें हमें जानकारी देती हैं, कुछ हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, और कुछ किताबें हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देती हैं। आज की चर्चा एक पुस्तक तक सीमित नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक विचार की यात्रा है जो कश्मीर की धरातल की सच्चाई से शुरू होकर विचारधारा और व्यवस्था से गुजरते हुए अंततः मानव चेतना तक पहुंचती है। तो हम आज जिनसे बात करने चाह रहे हैं, जो हमारे समक्ष बैठे हैं, मेजर सरस त्रिपाठी। इन्होंने 1992 में इंडियन आर्मी सर्विसेज ज्वाइन किया था एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, और मराठा लाइट इन्फेंट्री इन्होंने ज्वाइन किया 1992 में। 1992 जितने भी भारतीय हैं सबको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कैसा समय था कश्मीर के लिए, और सौभाग्य की बात है कि 1992 में ज्वाइन करते ही मेजर सरस त्रिपाठी कश्मीर में पोस्टेड हुए, और फिर वहाँ का जो माहौल था उसको देखते हुए आर्मी के जो भी एक्शंस थे उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ लिए। बहुत सारे आतंकवादियों को पकड़ा, हथियार पकड़े, बहुत सारे घुसपैठियों को पकड़ा, बहुत मासूमों की जानें बचाईं, और इसी तरह उन्होंने अपने 5 से 6 साल लगभग कश्मीर में अपने बिताए, और उनका वही जो एक्सपीरियंस है वो कुछ किताबों में निकल कर आया है जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके बाद मेजर सरस त्रिपाठी 1999 तक इंडियन आर्मी में रहे। उसके बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और पब्लिक लाइफ ज्वाइन की। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मेजर सरस त्रिपाठी को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ अपने बारे में ज़रूर बताएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया है और ज़्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। आर्मी छोड़ने के बाद फिर मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ज्वाइन किया, जिसमें मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहा। फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 वर्ष तक, 2008 से 2018 तक मैं एयरपोर्ट मैनेजर था, और 2018 से 2020 तक मैं कमांडेंट था रक्षा अकादमी का, जो GMR ग्रुप की अकादमी है, जहाँ पे प्रोफेशनल्स की, सिक्योरिटी और एविएशन प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग होती है। फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब हमारा डोमेन नहीं है। सेना में भी हमने अधिकारी के रूप में काम किया, मैनेजमेंट में भी काम किया, और मुझे एक अंतर से आवाज़ आई कि मुझे अपने को पूरी तरह से लेखन में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में बहुत से विचार हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया को बतानी है हमें। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इन सब कार्यों के लिए नहीं हूँ और मुझे अपने को पूरी तरह से लेखन कार्य में समर्पित करना। तो 3 दिसंबर 2022 मैंने रिजाइन कर दिया सब चीज़ों से और अपने को लेखन कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित। और उसी वर्ष मेरी ये पुस्तक जो आपके सामने रखी है, मूलतः अंग्रेजी में, साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर उसी के साथ मौन संविधान भयानक परिणाम के नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें मैंने 21 कानूनों की अनुशंसा की है, जिन्हें या तो नया बनाना है, इनैक्टमेंट, या रिपील यानी ख़त्म करना है, या उन्हें संशोधित करना है, यानी कि अमेंड कर। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब मैं पूरी तरह से लेखन में हूँ, स्तंभ लेखन करता हूँ और पुस्तक में हूँ। और कश्मीर पर मेरी एक और पुस्तक आने वाली है, वो है गार्जियंस ऑफ ग्लोरी, हेरिटेज ऑफ कश्मीर एंड द आर्म्ड फोर्सेस। वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स पब्लिश करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसे पब्लिश कर रही है।
तो आपकी जो सबसे फेमस बुक और जिससे मतलब कह सकते हैं कि आपको मतलब आपको पहचान मिली और आपकी किताबें लोगों ने पढ़ी, उनमें से एक तो आपकी यही है होली सिनर, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सराही गई और बहुत जनता ने इसको पढ़ा भी। इसके अलावा मौन संविधान और कश्मीर में आतंकवाद। जी जी, ये 3 पुस्तकें थी। फिर इसके बाद आपने संपादन में भी बहुत सारा कार्य किया और आपने लेख भी बहुत सारी पब्लिशर्स में लिखे हैं, आपने मैगजीन्स में लेख लिखे हैं। तो लेख का एक बहुत बड़ा आपका कार्य है। मतलब अगर हम 3 पुस्तकों में बांधना चाहें कि मेजर सरस त्रिपाठी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी कहने के लिए। आपका जो कार्य है वो शायद गिनने लायक, मतलब हम गिन सकें वो शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल हम आज 2 या 3 पुस्तकों की बात करते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे अंश बनाने पड़ेंगे जब हम मेजर सरस त्रिपाठी का काम जो है उसको शायद कुछ % तक कवर कर पाएँ। लेकिन ये है कि मेरी भी इच्छा थी कि हम ये जो मेन बुक्स हैं जो कश्मीर आतंकवाद पे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेजर सरस त्रिपाठी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कश्मीर आतंकवाद पे। उन्होंने 92 में ही वहाँ ज्वाइन करके जो देखा होगा, मुझे लगता है कि शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। या आपने जो वहाँ पे फेस किया होगा, जो चैलेंजेस मिले होंगे कि एक एज ए न्यू आर्मी ऑफिसर ज्वाइन और वो सीधा वहाँ चले जाते हैं जो उससे पहले भारत ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। 92 की सच्चाई, अभी तो फिल्में आ गई हैं बहुत सारी, और विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कुछ हद तक सच्चाई दिखाई। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सर वो भी मतलब कुछ % तक ही सीमित होगा। जो असलियत होगी वो तो आप ही जानते होंगे, और उसी की वजह से शायद ये पुस्तकें निकल कर आई हैं। तो आज हम इन्हीं पुस्तकों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो कश्मीर का आतंकवाद है सर, उसमें लोगों की धारणा में, मतलब जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि लोगों की धारणा, मतलब कश्मीर के बाहर के लोगों की धारणा, उनमें और वास्तविकता में अंतर क्या है सर? कितना अंतर है? अंतर इतना है, मैं इसे 2 लाइनों में कहूँगा कि कश्मीरीज आर अनइन्फॉर्म्ड अबाउट इंडिया एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इज मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। ओके। कश्मीर के लोगों को भारत के विषय में पता नहीं है और भारत के लोगों में कश्मीर के विषय में गलत जानकारियाँ हैं। उसका कारण यह है कि कश्मीर को एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के कारण कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी को एक पहले पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला और बहुत से नेता थे जो चाहते थे। फ़ारूक अब्दुल्ला भी फेंस सिटर ही थे। वो भले ही ये दावा करें कि हम भारत में आना चाहते थे, उनका उद्देश्य ये था कि फ़ारूक अब्दुल्ला कर रहा हूँ, सॉरी, शेख अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला के पिताजी, वो लीडर थे उस समय नेहरू के पैरेलल। तो उनका ये था जो देश हमें अधिक देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो चूँकि भारत उन्हें बहुत कुछ दे सकता था, स्पेशल स्टेटस दे दिया और ये सब आर्टिकल 370 वगैरह जो आप जानते हैं, तो इसलिए बहुत से कारण थे, उनके कारण नहीं रहा। बट आई एम जस्ट टेलिंग, तो कश्मीर एक तरह से भारत से कटा रहा। इस तरह के वह उनका अपना अलग संविधान था, नियम लागू नहीं होते थे, और झंडा और ये सब चीज़ें अलग, झंडा उनका अलग था, संविधान अलग था। तो इसलिए जो होना चाहिए था, समरसता जो आनी थी वो नहीं आई जी। तो इसीलिए कश्मीरी भारत के विषय में जानते नहीं थे और भारत के लोग कश्मीर के बारे में जानते थे, वो अधिकतर गलत था जी। तो अब आपका जो मौलिक प्रश्न है वो ये है कि परसेप्शन जो है वो परसेप्शन बहुत गलत है। जो परसेप्शन कश्मीर के लोग भारत के बारे में लगाते हैं, भारत की जनता के बारे में लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और जो लोग भारत के लोग जो परसीव करते हैं कि कश्मीर की समस्या क्यों है, वो भी काफ़ी हद तक वैसी नहीं है। कश्मीर की जो समस्या है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो किसी हद तक पॉलिटिकल है, किसी हद तक इस्लामिक जिहाद का कारण है, किसी हद तक हमारे राजनीतिज्ञों की गलतियों के कारण है, और किसी हद तक वो समस्या रिलीजन से भी जुड़ी हुई है। तो ये एक अमलगमेशन है, एक सम्मिश्रण है सारी समस्याओं का, जिस पर अगर परत दर परत हम बात करेंगे तो धीरे धीरे सामने आएंगी कि हम उसको सिर्फ पॉलिटिकल नहीं कह सकते।
उसमें बहुत सारे तत्व मिले। सर, इसमें दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी पुस्तक में मानवीय प्रतिक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ कहा है, उल्लेख किया है। तो जब आप फर्स्ट हैंड आपका जब एक्सपीरियंस रहा 92 में आप गए कश्मीर में, तो आपके जो आतंकवादी रोधी जो प्रतिक्रियाएं थी, आपके जो ऑपरेशंस थे, उसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे रहते थे? या आपका पर्सनल मतलब एक तो ये था कि हाँ हमें एक टास्क है, या हमें तो ज़्यादा पता नहीं, आप शायद बेटर बता पाएंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव या टास्क मिलते होंगे जिसे आपको क्लियर करना है या पूरा करना होता होगा। इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता था या क्या रहता था उन आतंकवादी रोधी घटनाओं में? देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो जो था मैंने पुस्तक में लिखा है एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो उसमें आर्मी को हमने आइकोनाइज किया है, ना तो कश्मीर के लोगों को डिमोनाइज किया है। वो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम तो कलेक्टिवली काम कर रहे थे देश के लिए, राष्ट्र के लिए। अब आपको इसमें यहाँ थोड़ी सी एक बात बता दूं, लोगों को बहुत गलतफहमी है। कई लोग बोलते हैं कि जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए जा रहे थे तो कश्मीर में आर्मी थी, तो आर्मी क्या कर रही थी, आर्मी ने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया जी। ये प्रश्न होता है। तो इसको थोड़ा क्लेरिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे आपको तो इस बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हमारे संविधान में सेना को सिविल कार्यों के लिए नागरिकों के विरुद्ध एम्प्लॉय करने का अधिकार सरकार को नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है उसमें भारत सरकार सेना का उपयोग अपने नागरिकों के विरुद्ध नहीं कर सकती है। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, स्पेशल सैंक्शन लेना होता है, और सैंक्शन जो है पार्लियामेंट देती है। सबसे पहले 1958 में जब नागालैंड और मणिपुर में जो नागरिक प्रशासन था खत्म हो गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बिल पेश किया संसद में, उसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम 1958। और उसमें सेना को बहुत अधिक पावर दी गई, अनप्रेसिडेंटेड पावर। पुलिस को उतनी पावर नहीं होती है, और वो 4 तरह की पावर है। पहली पावर ये थी कि जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू होगा वहाँ पर सेना के किसी भी अधिकारी को, जिसमें कि सिपाही को छोड़कर सभी, यानी कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जैसे हमारे नायक हैं, हवलदार हैं, इनको भी, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, और जो कमीशन्ड ऑफिसर है यानी लेफ्टिनेंट एबव, उनमें से किसी को भी उस क्षेत्र के किसी भी नागरिक को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार है। वो उनको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। उस एरिया में उन्हें लगा ये व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है या राष्ट्र हित में राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसे वो गिरफ्तार कर सकते हैं और 1 हफ्ते अपने पास रख सकते हैं। उसके विरुद्ध किसी भी कोर्ट में कोई भी अपील नहीं हो सकती। यानी कि जैसे हमारे उच्च न्यायालय में है, एक रिट दाखिल होती है, हैबियस कॉर्पस, वो उसमें दाखिल नहीं हो सकती है, उनके विरुद्ध नहीं हो सकती। दूसरा अधिकार है कि किसी की भी संपत्ति को जो उन्हें लगता है कि राष्ट्र विरोधी कार्यों में ये हो सकती है, उसको वो सीज कर सकते हैं। तीसरी पावर होती है कि अगर सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान गोली चलाई और उस क्रॉस फायर में कोई ऐसा व्यक्ति मर गया जो बाद में पता चलता है कि वो इनोसेंट है, यानी बेगुनाह है, उसका कोई अपराध नहीं, निरपराध है, तो भी सेना के जवान या सेना के व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, जब तक कि ये प्रमाणित ना हो कि ये जानते हुए भी कि ये निरपराध था और जानबूझकर इसने मार दिया जब बचा सकता था। क्रॉस फायर में मर गया तो नहीं कर सकता। ये 3 अधिकार मैंने आपको बताए जी। और जो तो इस तरह से सेना के पास ये विशेषाधिकार दिए गए ताकि सेना अच्छी तरह से वहाँ काम कर सके। अब व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है, व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहे हैं, कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो प्रायोजित है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। प्रायोजित का मतलब स्पॉन्सर्ड है। इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द अक्रॉस, दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि जब हमने आतंकवादियों को, बहुत आतंकवादियों को पकड़े और सबका हम इंट्रोगेशन करते थे, एक प्रोसेस होता है, आर्मी का काम कैसे करती है, तो इंट्रोगेशन में उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई। वो पाकिस्तान ट्रेंड, बहुत सारे पाकिस्तान में ट्रेंड मिलिटेंट होते थे, आतंकवादी होते थे, और कहाँ ट्रेनिंग हुई, यहाँ से कैसे गए, ISI के एजेंट कैसे
उन्हें ले जाते थे, कैसे वो सीमा पार करते थे, कैसे ट्रेनिंग होकर वापस आते थे, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता था, ये सारी चीज़ें वो बताते थे और ये सब रिकॉर्ड पर। तो और इसमें जितने भी बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं कश्मीर के जिनकी पूरी सह थी, जो उनके पूरी तरह से समर्थक थे, जो मुल्ला मौलवी हैं यानी जो गजवाए हिंद की मानसिकता वाले हैं और भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, उनका एक अपना अलग योगदान था। उनका सपना ये है कि कश्मीर जो है वो भारत से अलग हो जाए, एक स्वतंत्र दारुल इस्लाम हो, यानी कि जहाँ इस्लाम का शासन हो। और इन्हीं योजनाओं के तहत उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को प्रायोजित किया ताकि जो कुछ बचे हुए हैं वो यहाँ से चले जाएं। तो उसमें बहुत कुछ था, उनकी ज़मीनें छीन लो, उनको यहाँ से भगा दो और फिर जो गजवाए हिंद का सपना है वो पूरा हो और ये दारुल इस्लाम में कन्वर्ट हो। उन्होंने एक डेट रखी थी और थी 26 जनवरी 1990, जिसमें ये तय किया गया था कि इस तारीख को कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन 7 जनवरी 1990 को ही वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लागू हो गया, जिसके कारण वो सारी की सारी योजना धरी रही। ये होता है एक रियल एक्सपीरियंस कि वहाँ क्या हुआ है और एक आर्मी ऑफिसर से बेटर कोई नहीं बता सकता। अभी जैसे सर आप बात कर रहे थे कि ये जो टेररिज्म था ये आउटसोर्स था, तो लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही देखा है कि वहाँ पे पत्थरबाजी तो बहुत होती है और आज से नहीं हो रही है, बहुत मतलब जब से न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं दिखाई दे रहा है कि पत्थरबाजी होती है और वो पत्थरबाजी डेफिनेटली लोकल ही लोग होते होंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि वो बाहर से स्पॉन्सर्ड है या फंडेड है, इसमें लोकल सपोर्ट कितना ज़्यादा है या लोकल सपोर्ट कम है या वो मतलब उनको इंस्टिगेट किया गया है या ऑलरेडी दे वर प्रिपेयर्ड फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन कश्मीर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि वो तो प्रायोजित है और ये पत्थरबाजी प्रायोजित है कि नहीं, ये भी प्रायोजित है। अच्छा, हाँ, प्रतिदिन पत्थरबाजों को 500 रुपये दिए जाते थे। जितने पत्थरबाज हैं उनको 500 रुपये देंगे और बाकायदा कई वीडियो हैं जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखाया गया है। तो ये पैसा आता था, पाकिस्तान से आता था, कुछ और मुस्लिम देश थे जहाँ से आता था। और इनको अब शुरुआत कहाँ से हुई, ये जो पत्थरबाजी होती है, हम पत्थरबाजी कहते हैं, हम जानते नहीं ओरिजिन कहाँ है। इसको कहते हैं इंतफादा, अच्छा, अरबी का शब्द है और इसकी ओरिजिन फ़िलिस्तीन से है। जब वहाँ पे इजराइल की सेना इनके विरुद्ध ऑपरेशन करती थी तो ये महिलाएं बच्चे सब मिलकर पत्थरबाजी करते थे। अब पत्थर को हथियार भी नहीं मानते कि गिरफ्तार कर लें, लेकिन घातक इतना होता है कि सही जगह लग जाए तो व्यक्ति मर जाता है। तो ये इनका एक इन्वेंशन था। और कश्मीर में छतों पे, घर पे, जैसे यहाँ दंगे फसाद होते हैं मेनलैंड इंडिया में, तो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार दंगे फसाद के पहले आपने देखा होगा छतों पे खूब जमावड़ा होता है, पुलिस ने पकड़ा है। तो दिल्ली दंगों में भी तो उसी तरह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है कि जहाँ पे सेना या पुलिस कार्यवाही करे और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव मुस्लिम पॉपुलेशन हो, तो वहाँ पे इंतफादा करो, यानी पत्थरबाजी करो, मारो। और कितने तरीके से किया आपने देखा होगा, सीआरपीएफ की कितनी बार तो गाड़ियाँ पलट दी। आर्मी के साथ उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है, उनके इंस्ट्रक्शन अलग होते थे, तो उनके साथ भी और आर्मी के साथ भी पत्थरबाजी तो बहुतों के साथ तो ये करते थे। तो वो भी स्पॉन्सर्ड था और पैसे दिए जाते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन सर मैं इसमें आपको रोकना चाहूँगा एक बात पूछने के लिए कि चलिए पैसा बाहर से आता था, स्पॉन्सर्ड था पत्थरबाजी, लेकिन फिर भी अगर आप यूपी के या दिल्ली के किसी नॉर्मल लड़के को बोलोगे कि ये पत्थर पकड़, मैं तुझे 500 रुपये दे रहा हूँ, या मान लीजिए आपके आज के रेट में 1000-2000 रुपये दे रहा हूँ, और तू अपनी आर्मी पे पत्थर फेंक दे, वो नहीं फेंकेगा सर। जब तक अंदर से नफ़रत नहीं होगी, अपने अंदर से जो है ना वो एक इच्छा नहीं होगी कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आप पैसा दे दो कितना भी नहीं करेगा। या कुछ कर लेंगे, सब नहीं कर सकते। तो ये जब तक मंशा नहीं होगी सर तब तक पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा ना पहले ही कि जो भी कश्मीर की समस्या है वो एक अमलगमेशन है जी, एक सम्मिश्रण है जी, भावनाओं का सम्मिश्रण है, उद्देश्यों का सम्मिश्रण है, और ये धन और लालच का सम्मिश्रण है। और सबसे बड़ी चीज़ एक इमोशन, देखिए एक प्रवाह होता है। भीड़ का क्या होता है,
भीड़ कई बार वो काम करती है जो बिल्कुल गलत होती है। एक बार उकसावे में आ गई तो आग लगा देती है, बाद में भीड़ को पता होता है हमने गलत किया था। तो उसी तरह से पैसा भी मिल रहा था, और जब एक हुजूम पैदा होता था ना अल्लाह अकबर का, कि हाँ हम तो गजवाए हिंद करने जा रहे हैं, हमें जन्नत मिलेगी, और वो सब कहानियाँ जब अधिकतर फ्राइडे को होता था, कभी भी होता था, पर फ्राइडे को जब मौलवी साहब अच्छी तरह से उनके दिमाग में भर देते थे कचरा, तो कचरा इसी पत्थर के रूप में बाहर निकलता था। तो वो एक हुजूम भी था। अब यहाँ के लोगों को आप कहेंगे कि चूँकि इमोशनल, वो एक जो कलेक्टिव इमोशंस होते हैं उनकी एनर्जी नहीं होती, वहाँ तो निकले मस्जिद से और उसके बाद वहाँ से पढ़ा के भेजे गए, उसके बाद अल्लाह अकबर और फिर वो कहानी। तो वो कई एक कारण है, पर आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि यहाँ तो नहीं है। तो अब असली प्रश्न ये है कि वो क्यों करते थे, क्यों नहीं करते। वो इसलिए था क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। वो तो चाहते हैं ना कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। बिल्कुल, वो तो चाहते हैं कश्मीर भारत, चाहते थे कि भारत कश्मीर भारत से अलग हो, एक स्वतंत्र राज्य बने। और वहाँ जब हम लोग गए थे तो बहुत सारे नारे थे। एक नारा उसमें था जो बहुत ही ऑफेंसिव था। कश्मीरी में, कश्मीरी तो मैं उतना सही नहीं बोल पाऊंगा, कोई कश्मीरी सुनेगा तो बोलेगा कि मेरा उच्चारण शुद्ध नहीं है, लेकिन वो था कि कशिर बनाओ पाकिस्तान बटो वराइन बट न्योसान। कश्मीरी में है ये, उच्चारण की अशुद्धि हो सकती है। इसका मतलब ये है हिंदी में कि हम कश्मीर को बनाएंगे पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बगैर और कश्मीरी पंडिताइनों के साथ। मतलब अपनी औरतें छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो ये कितना ऑफेंसिव है, ठीक। तो इस तरह की जब भावना है, और ये नारे लगते थे, मस्जिदों से लगते थे, कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए लगते थे, बहुत सारे नारे लगते थे। इसी तरह के उल्टे सीधे नारे बहुत सारे उन्होंने बना रखे थे। तो ये जो चीज़ें थी, ये एक भय पैदा करने के लिए। ईरानी क्रांति के टेप बजाए जाते थे डराने के लिए कि तुम, हाँ, कि तुम यहाँ से सब लोग छोड़ के यहाँ से चले जाओ, और जितना जल्दी जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और डेट दे दी जाती थी, इस तारीख तक जो नहीं चला जाएगा उसके साथ होगा। कईयों के साथ हुआ भी, आप जानते हैं, कश्मीर फाइल में दिखाया गया। तो कश्मीर फाइल में जो मैंने कश्मीर फाइल देखी, और मैं बहुत इमोशनल भी हुआ, क्योंकि मैंने कश्मीर फाइल फिल्म देखी और मैंने ऑन ग्राउंड पे वो सब देखा था जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया। जी। तो अगर कोई कहता है कि इसमें कपोल कल्पना है, कश्मीर फाइल में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब रियल है। बस इतना हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा सा एग्जैजरेट हुआ हो इमोशन को दिखाने के लिए, और कहीं पे कोई चीज़ सप्रेस हुई हो, पर इंसिडेंट सब सही है। फिल्म बनाने के लिए कुछ आर्टिस्टिक लिबर्टी तो जो एक पुस्तक लिखने में जैसे लिटरेरी लिबर्टी होती है, वैसे फिल्म बनाने में आर्टिस्टिक लिबर्टी होती है। आपने बहुत सही शब्द प्रयोग किया। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है आर्ट को एक अच्छा डायमेंशन देने के लिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये जो भावनाएं थी ये भड़काई जाती थी, और इसीलिए वहाँ पे सारी पत्थरबाजी होती थी। अब हम दूसरी पुस्तक पे आते हैं। सर की बुक है होली सिनर्स। इसका कवर बहुत अच्छा है सर, और इस पुस्तक में जो है सर ने ज़्यादातर विचारधाराओं के बारे में बात की है। तो मेरा जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं इसके अगर कवर की बात करूं तो इसमें आपने दो कंट्रास्ट है इसमें, इसके कवर में अगर देखें तो एक कंट्राक्चुअल कवर है। नीचे एक सुंदर सा कश्मीर दिखाया हुआ है, ऊपर कश्मीर का स्ट्रगल दिखाया हुआ है। तो ये एक, पहले तो सर कवर के बारे में बताइए कि ये कैसे आपने सोचा कि ऐसा कवर होना चाहिए। ये कवर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कश्मीर का नक्शा भी बना हुआ है। ये देखिए बैकग्राउंड, ये कश्मीर का नक्शा है, ये अच्छा मैप है। और ये इधर ये पाकिस्तान है, और ये मस्जिद से उसको डिपिक्ट किया गया है। क्या बात है। ये कश्मीर से आतंकवाद भारत की ओर आ रहा है, ये सिंबॉलिक है। यहाँ आतंकवादी है और गोलियां आ रही हैं कहाँ, हिंदुस्तान में। ये कश्मीरी पंडित हैं और ये हिंदू हैं जो सताए जा रहे हैं। जी। और ये डल लेक है और वहाँ की शांति है। यहाँ पूरी ऊपर क्या है, जैसे ज्वालामुखी में अशांति होती, इस शांति से अशांति निकल रही है। जी। और नीचे जो है इतना शांत है, नीरवता है, सौंदर्य है, प्रकृति का इतना सौंदर्य बिखरा है, और जिसको इन्होंने सब अशांति में बदल दिया। और ये सैनिक है जो इन दोनों का असेसमेंट कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है कि हमें क्या करना है इस स्थिति में। बहुत सुंदर कवर तो ये इसको डिपिक्ट करता है, कश्मीर की जो नीरवता है, कश्मीर की जो शांति है जिसे भंग किया गया है, तो उसको ये करता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो कवर है
वो जैसे आपकी पुस्तक का कंटेंट है जो विचारधारा पे बेस्ड है, वैसे ही आपने उसका कवर भी बनाया है कि उसमें एक विचारधारा है कि आप उसे बैठ के देखेंगे तो थोड़ी देर आप सोचते रह जाएंगे कि अच्छा ये क्यों है, कैसा है। तो पाठक जो है वो पहले तो कवर पे टिक जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैं सर यहीं से इस पुस्तक के बारे में शुरुआत करते हैं कि ये विचारधारा के बारे में आपने बात की, जैसे संघर्ष के घटनाओं और संघर्ष के बाद। तो कश्मीर में जो अभी जैसे हमने पहले भी बात की कि ये राजनीतिक भी है, ये वैचारिक भी है क्या सर? अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें हमने मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में लिखा है, और मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे प्रेमचंद की कहानियां हैं, आप कहानी पढ़ते तो कहानी लगती है लेकिन उसका संदेश अपने आप पहुंच जाता है। जैसे कफन है जी, हाँ ठीक है, या आप देखिए अब ईदगाह है, उनकी जो भी कहानी आप पढ़ते हैं तो है तो कहानी लेकिन उसमें संदेश होते हैं। तो उसी तरह से जो हमने घटनाएं बताई हैं उनको हमने ऐसी घटनाओं को चुना है जो अपने आप ये संदेश देती हैं कि कश्मीर की जो समस्या है उसके डायमेंशंस क्या क्या है। जैसे लेकिन मेरा जो फोकस रहा है वो ह्यूमन एंगल से रहा है। मैं सेनाधिकारी होकर के भी मैंने एक ऑब्जर्वर की तरह इस पुस्तक को लिखा है कि जैसे मैं सब कुछ देख रहा हूँ, न मैं इस पक्ष में हूँ न उस पक्ष में, और अगर हूँ तो मैं एक दो व्यक्ति हूँ, एक जो वहाँ काम कर रहा है और एक जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसमें ह्यूमन एंगल से हमने लिखा। तो हमने ये पाया कि वहाँ कश्मीर में काम करके पाया कि कश्मीर के लोग ही परेशान नहीं हैं, सेना भी उतनी ही परेशान है। अच्छा। अब आप समझिए कि कश्मीर के लोग बोलते थे जी हमारे ऊपर तो रोज मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, हमको नींद नहीं आती। तो ये बताओ जब सेना ऑपरेशन करने जाती है तो सैनिक सोता है क्या? अब तुम अपने घर में अपने पति पत्नी बच्चों के साथ सोते हो, वो तो अपने परिवार को छोड़कर वहां गया है। तो सारा तो जितने परेशान हुए हैं उतने, तो मतलब मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि देखिए, कई जवान ऐसे होते थे जिनके माँ बाप की हालत बहुत खराब है और दवा कराने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। कईयों का तो ये होता था शादी तय हो गई है और शादी के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थितियां होती थी। दूसरी तरफ कश्मीरी लोगों में अब आतंकवादी तो बेटा बनता है या पति बनता है या भाई बनता है, और जो माँ बहनें या स्त्रियां जो घर परिवार की हैं उसके पकड़े जाने के बाद या मारे जाने के बाद जो झेलती हैं, तो उनमें तो उनका कोई दोष नहीं होता। और ये हम अगर कह दें कि माँ ने क्यों नहीं रोका, बहन ने क्यों नहीं रोका, तो ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता था कि परिवार की सहमति होती थी और ज़्यादातर बार होता था परिवार की असहमति होती थी, लेकिन नौजवान निकल जाता था आईएसआई के बहकावे में, आतंकवादियों के बहकावे में, या इमोशन में आकर, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी जिहाद के नाम पर, कभी पैसे और लालच के नाम पर, कभी शान व शौकत के नाम पर देखता था। जैसे एक घटना इसमें मैंने लिखी है कि एक नानबाई था और वो बहुत नीचे तबके का था, यानी जो ब्रेड वेड बनाता था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी समाज में। लेकिन जब उसने देखा एक बार एक आतंकवादी आया, तो जब राइफल लेके आए AK-47, तो पूरा गांव उसके यहाँ सिर नवाने गया, सब उसको प्रशंसा कर रहे थे। तो लगा कि जब इतना सम्मान मिल रहा है तो मैं भी आतंकवादी बन सकता हूँ। मोटिवेशन हो रहा है। हाँ, मोटिवेट हो गया उससे कि बाप रे इतना सम्मान, सब माला पहना रहे हैं जिसको कोई पूछता नहीं था। तो बहुत मोटिवेट हो गया, वो भी चला गया पाकिस्तान, वो भी आतंकवाद बोला कि हम, वो बोलते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं इस समय शब्द ध्यान नहीं रहा है उर्दू का, कि वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ से जब आएगा इस पार तो हमारा बहुत सम्मान होगा। अच्छा। तो वो उनको बताया जाता था कि हम अपने मजहब के लिए जिहाद कर रहे हैं और इस जिहाद से अच्छा कोई भी काम धरती पे नहीं है। तो वो मोटिवेशन होता था, सम्मान मिलता था। और ये था, हाँ, मुजाहिद शब्द है, मुजाहिद। अच्छा। कि मुजाहिद का मतलब है जो धर्म का युद्ध करे, धर्म के लिए जो लड़े। तो कश्मीर में एक कॉन्सेप्ट, या इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि मुजाहिद जो कुछ मांगे उसको आपको देना पड़ेगा। अच्छा। आपके यहाँ अगर खाना मांगने आए और बोले हमें आज खाना खिलाओ, तो आपको अपने को धन्य समझना चाहिए कि एक मुजाहिद हमसे खाना मांग रहा है। इवन आपकी अगर बेटी मांग ले तो आपको खुश होना चाहिए कि मुजाहिद ने मेरी बेटी मांगी है। और इसमें बहुत एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ, उसकी घटनाओं का भाई हमने लिखा है कि वो आकर के बलात्कार भी करते थे, बलात्कार करके जाते थे, उसमें कॉन्सेंट हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं होता था, और कई लोग कॉन्सेंट से ही करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो वहाँ की ग्राउंड की सच्चाई है, जो जिस डायमेंशन पे किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी लिखा नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो मुजाहिद वो मोटिवेशन होता था कि लोग देखते थे कि हाँ, अब आप देखिए विचारधारा की बात हो गई। तो इस तरह से कश्मीर के नौजवानों के सामने बहुत
से फैक्टर थे जिसके कारण वो आतंकवादी बन जाते थे। सर, हम विचारधारा पे आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज आप एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं और आपने 5 साल 6 साल कश्मीर में ही, आपने जिस समय सबसे गर्म मुद्दा था ये, आपने वहाँ बिताए हैं। आप पर कितनी बार जानलेवा हमले हुए, या मतलब वो ऐसी सिचुएशन हुई कि जो लाइफ थ्रेटनिंग रही हो? देखिए, आर्मी के ऊपर हमला करने की उनकी हिम्मत हैसियत कभी नहीं थी। अच्छा। हाँ, जानलेवा हमला किसी के ऊपर कर दे ऐसा संभव नहीं था। होता क्या था कि आर्मी का काम करने का तरीका इतना मजबूत है कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमला कर दे ऐसे। हाँ, ये होता था, दोनों में अंतर है। एक है कि आतंकवादी हमला करता है, एक होता है कि हम एनकाउंटर सीक करते हैं। हम उनको खोजते हुए जाते हैं कि तुम कहाँ हो, अपने बिल से निकलो, हम तुम्हें मारेंगे। तो जब वो कॉर्नर होते थे तब वो रिटेलिएट करते थे, तो इसीलिए उसको कहते हैं एनकाउंटर, यानी आमने सामने आ जाना। वो तो बिल में छुपे रहते थे। कई बार ऐसा हुआ है, आतंकवादियों ने भी छुपकर आर्मी के ऊपर हमला किया है, कई बार किया है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर करने वो संभव नहीं, क्योंकि आर्मी के काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में कभी बाहर निकलता ही नहीं। जब हम निकलेंगे तो एक सेनाधिकारी के रूप में निकलेंगे, जिसकी मिनिमम जो लेवल होता है, तो हम कंपनी कमांडर होते हैं। एक कंपनी में 120-130 लोग होते हैं, और उसमें एक मोस्ट लाइकली एक ऑफिसर भी होता है, और 6-7 जेसीओ होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा बाकी अदर रैंक्स होते हैं। तो इतनी बड़ी होती है, और उसका एक तरीका होता है कि हम कैसे चलेंगे, एडवांस कैसे करेंगे, कार्डन कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे, उसकी ड्रिल है। ये नहीं कि मन मर्जी हुई जहाँ घुस जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज, इसीलिए तो टैक्टिक्स है ना। तो उस तरह का हमला नहीं। और मैं ये आपको या जो दर्शक हैं उनको बता करके, झूठ मूठ की कहानी बता के कोई थ्रिल पैदा करूं या बताऊं मैं तो बड़ा महान था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन सिचुएशन, जानलेवा हमला किसी करने की हिम्मत हैसियत ही नहीं थी, कभी हमला नहीं हुआ, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हुई जहां मेरी जान जा सकती थी। बिल्कुल, ऑपरेशंस के दौरान। हाँ, ऑपरेशन के दौरान एक घटना है जो नरबल में हुई थी। वहाँ हमारे एक जवान की जान भी चली गई थी, और वहाँ मैं भी शायद मर जाता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे जब वहाँ फायर हुआ तो मुझे एहसास नहीं था कि फायर आतंकवादी ने किया है। मैंने सोचा मेरे जवान ने फायर किया है, और कई बार ये किसी को देख करके फायर कर देते थे, और वो ऐसा होता था कि वो आतंकवादी नहीं होता था, और मर जाए तो हम लोगों को बहुत दुख होता था। तो हमने उसको रोकने की कोशिश की, और उस जगह गया जहाँ से फायर हो रहा था, और उसी मोमेंट आतंकवादी ने मेरे ऊपर फायर किया। और शायद मुझे लगता है कि 1-8 मिलीमीटर अगर और बाईं और दाहिनी ओर होता तो मैं मर ही गया होता, क्योंकि मेरे कान को टच करती हुई वो उसकी बुलेट पूरा एक बस्ट निकल गया। और मेरे सिर पे हेलमेट भी नहीं था उस समय, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। हम कार्डन पूरा करके, क्योंकि पूरे समय हेलमेट लगा के ह्यूमनली थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। ऑर्डर तो यही है कि पूरे समय हेलमेट रखो सिर में। अच्छा, हेलमेट भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हेलमेट तो इतने क्या है, अगर गोली यहाँ लग गई, यहाँ लगी तो आप मर ही जाएंगे। तो उस समय वो हुआ। उसके अलावा अनेक कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे कई बार तो हम जानते भी नहीं कि शायद हम मर गए होते। एक घटना हुई, ये घटना जो बता रहा हूँ ये नरबल में हुई थी। नरबल एक ट्राईएंगल है जो तनमर्ग की ओर और बारामूला की ओर जाने का, जो जब आप श्रीनगर से जाते हैं आप बारामूला की ओर जाएंगे तो नरबल एक जगह आती है, वहाँ से रोड कटती है तंगमर्ग को जाने के लिए। और तंगमर्ग वो जगह है जिसके पास आपका गुलमर्ग है, तंगमर्ग गुलमर्ग आसपास के एरिया है। तो उसी ट्राईएंगल पे हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे जब ये घटना हुई थी। उसमें हमारे एक जवान बाजीराव रौंदाड़ करके थे, उनकी मृत्यु हुई थी। बाद में भारत सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उसकी पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। एक वहाँ हुआ था, और घटनाएं अनेक हैं। एक और चरारे शरीफ एक जगह है, कश्मीर में मुसलमानों की दूसरी सबसे पवित्र जगह है। वहाँ हम 48 घंटे कार्डन में थे। दरगाह के बाद हजरत बल जो है सबसे पवित्र माना जाता है, फिर चरारे शरीफ माना जाता है। तो चरारे शरीफ में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जहाँ रात को हमारे कार्डन पर आतंकवादियों ने बाहर से फायर किया था, और वो जो गोली आई थी बिल्कुल मेरे पास ही आके गिरी थी। और मैं कंपनी कमांडर था, और मेरे एक जवान को तो मतलब बस वो बच गया, क्योंकि उसने अपने पीठ पर वो लगा रखा था
पिट्ठू लगा रखा था, तो बुलेट जो है उसके पिट्ठू पर लगी, नहीं तो वो ही खत्म हो गया होता। अब बिल्कुल मेरे बगल में ही था, वो मेरा स्काउट था। उसके अलावा चरारे शरीफ वहाँ तंगमर्ग में बहुत बड़ी घटना हुई थी। वहाँ पे एक जियारत है बाबा रेशी करके, वो असल में पहले हिंदू संत थे और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनको मानते हैं। रेशी मतलब कश्मीरी में तो दाढ़ी होता है, लेकिन शब्द जो है ऋषि से ही निकला हुआ है। तो वहाँ पर बहुत फायरिंग हुई थी, बहुत फायरिंग हुई थी। वहाँ पे एक हमारे ऑफिसर की डेथ भी हो गई थी और कई सिविलियन घायल हो गए थे। जो जियारत थी उसको भी बहुत डैमेज हुआ था। वो क्रॉस फायर आतंकवादियों और सेना के बीच में बहुत भयंकर था, और उसमें मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं आज बच के नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जहाँ पर मैं था ज़मीन पर लेटने के बाद भी बुलेट से एकदम आसपास दाएं बाएं गिर रही थी, और सारा कम्युनिकेशन जो संचार रेडियो नेटवर्क था वो जाम हो गया था, क्योंकि हम एक दूसरी बटालियन के साथ ऑपरेशन करने गए थे, तो उनके रेडियो नेट पे थे। और जब फायरिंग हो गई तो मैसेज को पास करने में कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा जाम हो गया, तो हम किसी को कोई मैसेज भी नहीं दे पा रहे थे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और इस बात की भी संभावना है कि आतंकवादियों ने भी उस सिस्टम को जाम करने का प्रयास किया हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा वहाँ आतंकवादियों का बहुत बड़ा जमावड़ा था और वो फंस गए थे। इसी वजह से इतनी फायरिंग हुई। हालांकि उनमें से एक भी आतंकवादी उस समय वहाँ पकड़ा नहीं गया, क्योंकि जियारत पे जब फायरिंग वगैरह हुई वो जियारत के अंदर ही छुपे थे और वहाँ से वो निकल गए थे। तो ऐसी बहुत घटनाएँ हैं, और इसमें हमने उस घटना का तो वर्णन शायद नहीं किया है, लेकिन जो नरबल में हुई थी उस घटना का इसमें, तो इस तरह बहुत हुई, लेकिन ऐसा कि कोई हमारे ऊपर सीधे अटैक करे ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मृत्यु के मैं बहुत करीब गया, ये कई बार हुआ। तभी कहते जाको राखे साईं मार सके ना कोई, तो महादेव की इच्छा थी तो सर आज हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। तो सर ये सुन के भी बड़ा थ्रिलिंग सा लगा कि आपने इतनी बार जो है मृत्यु को देखा है, जानलेवा मतलब पर्सनल लेवल पर तो नहीं, बट लेकिन जो कॉम्बैट एक्शंस होते होंगे आपके, या जो आपके प्रोसेसेस होते होंगे, उसमें डेफिनेटली आर्मी फ्रंट लाइन पे खड़ी है, तो कहीं ना कहीं तो ख़तरा सबसे पहले आर्मी को ही है, तो होता ही होगा। और ये सुन के शॉकिंग भी लगा और बड़ा अच्छा भी लगा कि ऐसे हमारे राष्ट्र की रक्षा होती है। हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर जो है राष्ट्र की रक्षा करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा, हमारे बाद परिवार का क्या होगा। उनके पास एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि राष्ट्र सुरक्षा करनी है। तो सर इसके लिए तो सबसे पहले हम, हमारे दर्शक, पूरा भारत आपको एक बार फिर से धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी है, हर सैनिक का आभारी है ये राष्ट्र। हम आज खुल के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि मेजर सरस त्रिपाठी और आपके जैसे लाखों सैनिक जो किसी भी पद पर हों, वो डटे हुए खड़े हैं बॉर्डर पे हमारे लिए। तो सर हम आगे बढ़ते हैं, इसी पुस्तक के बारे में बात करते हैं, होली सिनर्स की। अभी जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो इसमें कई सारे शब्द आए, मौलवी, अलगाववादी, जिहादी, फिर वो बाहर से जो समर्थन आ रहा है पाकिस्तान से, इसके अलावा और भी बहुत सारे गुट हैं। तो ये क्या सब सेपरेटेड है या ये कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है एक जगह पे, या ये कहीं ना कहीं इसका संगठन बनता है कि ये एक साथ काम करते हैं? देखिए क्या है कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है जी, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जिस तरह से ऑक्सीजन निकलती है पेड़ों से और मनुष्य उसे, यानी कि वनस्पतियाँ ऑक्सीजन देती हैं और जीवधारी उसे ग्रहण करते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो नदियों से पानी आता है, हम इस्तेमाल करते हैं, समुद्र में जाता है, वहाँ से भाप बनकर फिर से बरसता है और पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जमता है और फिर पिघल कर आता है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। उसी तरह से आतंकवाद का एक पूरा इकोसिस्टम है, ये कुछ सेपरेट नहीं है, सब एक दूसरे के समर्थक हैं। अगर इकोसिस्टम ना हो तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो पूरा इकोसिस्टम है इनका फाइनेंस का इकोसिस्टम है, मोटिवेशन का है, ट्रेनिंग का है, विचारधारा का है, राजनीति का है, अर्थतंत्र है पूरा इसका। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र है जो सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो ये अलग बिल्कुल नहीं है, उसमें ये सभी लोग सम्मिलित हैं और इनका काम अलग अलग है, लेकिन एजेंडा फिक्स है, कॉमन एजेंडा है सभी का कि हमें पाना क्या है।
सर इसमें नैरेटिव की क्या भूमिका है कश्मीर में? जो आपने जैसे बताया कि एक इकोसिस्टम तो पूरा है, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या इस पूरे इकोसिस्टम को नैरेटिव बांध के चल रहा है, या जो रियलिटी है कश्मीर की, मतलब हम इसको इस्लामिक आतंकवाद कहें तो इस्लामिक आतंकवाद बहुत जगह है, गाज़ा में भी है वो, पाकिस्तान में भी वो अपना आप हो रहा है, कश्मीर में भी है वो, दुनिया में हर लगभग हर कोने में है। तो ये क्या एक वैश्विक धारणा ही है, एक नैरेटिव है, या कश्मीर की सच्चाई कुछ और भी अलग है, वास्तविकता कुछ और है कश्मीर में? कश्मीर में आने के पहले चूंकि आपने दुनिया भर का नाम लिया तो हम भी थोड़ा बता देते हैं। दुनिया में जो लेटेस्ट आंकड़ा था, मेरा ख्याल है मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, और ये जो आतंकवाद से संबंधित संस्थाएं जो काम कर रही हैं आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद पे जो रिसर्च कर रही हैं, उनका आंकड़ा है कि विश्व में लगभग 297 आतंकवादी संगठन हैं, 297। उसमें से 270 इस्लामिक हैं। बहुत बड़ा तो, हाँ, तो क्या आप समझते हैं कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस्लाम एज ए रिलीजन या मुस्लिम एज ए कम्युनिटी का आतंकवाद से बहुत गहरा रिश्ता है। कारण जो भी हो वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से पूरा का पूरा रिसर्च हो सकता है और बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूँ वो ये है, 297 में से 270 वो इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी संगठन, और बाकी जो बचते हैं वो ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी देश में वो सत्ता कम्युनिस्ट हैं जी, सत्ता बदलना चाह रहे हैं, या कोई एथनिक ग्रुप है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसने हथियार उठा लिया है, जैसे भारत में भी था, उल्फा वगैरह थे, हाँ माओवाद है, उल्फा है, तो वो रिलीजन से जुड़ा नहीं है, लेकिन 270 इस्लाम से जुड़े हुए संगठन। एक तो वो वहाँ की भूमिका हुई। अब यहाँ पे कश्मीर में भी इस समय मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, और ये बात जगमोहन जी ने, जो वहाँ के गवर्नर थे उस टर्मोइल के समय, उनकी एक पुस्तक है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, 800 पेज के लगभग। ओके, हाँ, बहुत मोटी किताब है। तो उन्होंने बहुत अच्छा अकाउंट दिया है फ्रॉम द टाइम ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर, और क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा। वो बहुत टफ टाइम था, और ऐसा टाइम था उसी समय कश्मीरी पंडितों का मास एक्सोडस हुआ था 19 जनवरी 1990 को, और उसके पहले कश्मीरी पंडित वहाँ से भागना शुरू कर दिए थे, पर 19 जनवरी की रात, 19 जनवरी और 20 जनवरी की रात में सबसे ज़्यादा परिवार वहाँ से भागे, पलायन से। हाँ, और अभी जो आंकड़ा है लगभग 65,000 से 67,000 के बीच परिवार वहाँ से पलायन किए थे, जिनकी संख्या कहीं भी 3.5 से 4 लाख के लगभग थी। तो उसमें भी माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में जगमोहन जी लिखते हैं कि जब वो थे तो उस समय तक 47 आतंकवादी संगठन कश्मीर में काम कर रहे थे, अलग अलग नामों से। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है जो प्रमुख थे, उसमें JK-11 जिसका यासीन मलिक लीडर हुआ करता था, और दूसरा था HM हिजबुल मुजाहिदीन जिसका लीडर हुआ करता था सैयद सलाहुद्दीन। सैयद सलाहुद्दीन बडगाम ज़िले के एक गांव सोईबुक का रहने वाला था। बाय प्रोफेशन ही वाज ए डॉक्टर, ये आयुर्वेदिक यानी यूनानी चिकित्सा जिसको कहते हैं उसका डॉक्टर था, और फिर इसने ये हिजबुल मुजाहिदीन नाम का संगठन खड़ा किया। बाद में पाकिस्तान चला गया और वहाँ उसको एक संगठन खड़ा किया जिसको कहते हैं सुप्रीम जिहाद काउंसिल। तो उसका उद्देश्य था कि सारे कश्मीरी आतंकवादी संगठनों को इकट्ठा करके और अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। अभी भी वो वहीं है, पाकिस्तान में ही है। तो ये जो आतंकवादी संगठन कश्मीर में इतने बने हुए थे, ये सारे थोड़े थोड़े इनके विचारों में भिन्नता थी, बाकी इन सभी का उद्देश्य एक ही था। एक अंतिम प्रश्न इसी पुस्तक को लेके सर, हमने देखा है कि बस चलाई गई पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे डेलीगेशंस हुए, और मेन जो नैरेटिव सेट किया जाता था वो ये था कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो बातचीत से ही हल होगा। एज एन आर्मी ऑफिसर, एज एन ऑथर ऑन कश्मीर मैटर्स, क्या बातचीत सॉल्यूशन है या शक्ति सॉल्यूशन है?
देखिए, बातचीत सलूशन क्यों नहीं है उसका कारण बता देता हूँ। अगर मैं राजनीतिज्ञ होता तो ये बात नहीं कहता, जी। क्योंकि मैं लेखक हूँ और मेरी कोई विचारधारा नहीं है राष्ट्रवाद और देश को छोड़कर। राष्ट्रवाद भी नहीं, मैं तो कहूँगा बस भारतवर्ष ही मेरी विचारधारा है, हमारा देश, क्योंकि एक ही है हमारे पास। तो ये है कि आप समझिए कि ये जहर पैदा कहाँ से होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिज्ञ नहीं कहेगा जी और सर तन से जुदा के डर से लोग भी नहीं कहते। जी बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ और बहुत सारे प्रमाणों के साथ कहना चाहता हूँ कि जब आपकी मूल पुस्तक में ये शिक्षा दी जाती है कि अगर मूल पुस्तक मतलब मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, जब कुरान में ही ये लिखा हुआ है, अब कोई रहस्य नहीं रह गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो गैर मुस्लिम है यानी काफिर है, आप उसके पास जाइए और प्रस्ताव दीजिए कि तुम मुसलमान बन जाओ। अगर वो मुसलमान नहीं बनता है तो आपको उसका सिर काट देने का अधिकार है। ये कहाँ लिखा है बता भी दूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी। कई मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं ओरिजिनल कुरान में ये नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन देवबंद की जो कुरान पढ़ाई जाती है उसमें यही लिखा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है आरिफ मोहम्मद खान ने, जो केरल के गवर्नर थे और खुद मुस्लिम है। जी जी। उन्होंने कहा ये लिखा हुआ है और दिखाया अरफा खानम शेरवानी को, जब उनका इंटरव्यू लेने गई थी, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो कि तुम्हारी कुरान में ये लिखा है। तो जिस पुस्तक में ये लिखा होगा कि आपको गैर मुस्लिम के पास जाकर प्रस्ताव देना है और अगर वो मना कर दे मुस्लिम बनने तो उसको सिर काट देने का अधिकार है, ऐसी विचारधारा के रहते धरती पर कभी शांति हो सकती है? और वार्ता किस बात पे आप करेंगे? तो जब पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और वो कुरान को मानता है, कश्मीर के लोग जो हैं वो भी बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते, यही तो लड़ाई थी। ये तो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे हिंदू पंडितों के साथ के बगैर और कश्मीरी पंडितों के साथ। तो ये तो सवाल प्रश्न ये है कि जब अब आप देखिए इतना दुनिया में जितना संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई करो ना करो, ब्लेम करो, विक्टिम कार्ड खेलो, लेकिन वो अधिकांश उन देशों के बीच में ही चल रहा है जो इस्लामिक हैं। आइदर दे आर इस्लामिक थियोक्रेसी। इस्लामिक थियोक्रेसी का मतलब इस्लामिक धर्म राज्य हैं, यानी जिन्होंने इस्लाम को अपना राज धर्म माना है। थियोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा राज्य जो एक धर्म को अपना राष्ट्र धर्म मानता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। तो थियोक्रेसीज हैं, जैसे ईरान एक थियोक्रेसी है, वहाँ पे इस्लाम को राजकीय संरक्षण प्राप्त है। भारत थियोक्रेसी नहीं है, ये सेक्युलर नेशन है, यहाँ किसी धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो जो इस्लामिक थियोक्रेसीज हैं उन्हीं के बीच में इतनी लड़ाई चल रही है। सऊदी अरब इस्लामिक थियोक्रेसी है, ईरान इस्लामिक थियोक्रेसी है, दोनों के बीच में इतनी लड़ाई चल रही है। अब वो मिसाइलें एक दूसरे को मार रहे हैं कि नहीं? आप देखिए कहाँ यमन में क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है? वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है, हुती विद्रोही है वहाँ पे। सूडान में कौन लड़ रहा है? वहाँ तो कोई हिंदू काफिर नहीं है। सीरिया में कौन लड़ा? ईरान में कौन लड़ रहा है? इराक में कौन लड़ रहा है? तो उसका कारण यह है ना कि ये प्याज की परत की तरह है कि ज़्यादा पवित्र कौन है। अब तुम बोल देते हो कि ये असली मुसलमान नहीं है, कोई भी कह सकता है असली मुसलमान नहीं है। एक मुसलमान दूसरे को बोल देता है असली नहीं, शिया बोलता है सुन्नी को असली नहीं है, तो वो परत हटा के बोलता है अंदर वाली परत अच्छी है, वो ज़्यादा प्योर है। फिर वो निकालता है तो देखता है उसके अंदर भी नहीं है, फिर देख उस अगली परत निकालता है, निकालते निकालते सारी परत निकाल दो, प्याज के अंदर तो परत के सिवा कुछ होता नहीं, तो असली इस्लाम कहीं मिलता नहीं। और इस चक्कर में एक दूसरे का सत्यानाश कर लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले विचारधारा को स्थिर करें, और जो इस तरह की विचारधाराएं हैं कि जो अब आप ऐसे समझिए, कड़ी कैसी विचित्र बात है, आज आप काफिर हैं, फिर आपने कलमा पढ़ लिया, आज आप काफिर हैं और कितने भी अच्छे आदमी हों, आप जन्नत में नहीं जा सकते। आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे क्योंकि आप काफिर हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं। ये कुरान कहता है आप नहीं, जो मुस्लिम है वही जन्नत में जाएगा। आप कितने भी अच्छे हिंदू हों या और कुछ हों, कितना भी अच्छा काम करें, अपनी ज़िंदगी पूरी दान कर दें दूसरे की सेवा में, सब धन दौलत भी दे दें,
आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन दुनिया भर का कुकर्म कर लें आप और आप कलमा पढ़ लें तो आप जो है स्वर्ग जाने के अधिकारी हो जाएंगे। वो तो अली ब्रदर्स का एक फेमस वो डायलॉग है गांधी जी के बारे में जो था, जो आपने कहा वही उन्होंने कहा था कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान होंगे लेकिन वो हमारे लिए एक बुरे से बुरे मुसलमान से भी नीचे हैं, बदतर हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं या वो मुसलमान नहीं हैं। तो जहाँ ऐसी विचारधारा होगी तो वहाँ सामाजिक समरसता और शांति कहाँ से पैदा होगी? द पॉइंट इज हमें ये समझना है कि जब हमारा अस्तित्व किसी की समस्या बन जाए तो शांति कभी नहीं रह सकती। शांति तभी होगी जब हम अपना अस्तित्व खत्म कर दें, और हम का मतलब हम सभी। तो जब वो ये कहते हैं कि जब तक पूरी धरती को इस्लामाइज न कर लिया जाए तब तक कयामत नहीं होगी, न्याय नहीं होगा, तो फिर वो ये क्या खोलता है, एक द्वार खोलता है फॉर कंटिन्यूअल कॉन्फ्लिक्ट, लगातार युद्ध का एक मार्ग खोल देता है, और व्यक्ति इसी में धरती को नर्क बना करके एक काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना में जीता रहता है। अब कश्मीर तो स्वर्ग ही है, जो कश्मीर में पैदा हुए, आप जाइए, मैं तो इतने दिन रहा हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि जब ये सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा होगा तो सच में कैसा स्वर्ग आज भी है। लेकिन उसको ये कि स्वर्ग, वो जन्नत ऊपर है, अपनी ज़िंदगी नरक कर रखी है, पूरी दूसरों की ज़िंदगी नरक कर रखी है। तो ये समस्या है। तो असली बात क्या है कि जब तक ये विचारधारा रहेगी तब तक तो मुझे लगता है धरती पे शांति ही नहीं होगी। अब इसका समाधान क्या है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चूंकि मैं राजनीति के नहीं, मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन वो बातें कह रहा हूँ इसलिए मैंने आपको आरिफ मोहम्मद खान का उदाहरण दिया। और जो अब तो बहुत सारे लोगों ने अनुवाद कर लिया है, बंट रहा है सरिया, जो एक्स मुस्लिम है वो खुद बताते हैं कि जी सरिया इस सूरा में ये लिखा है, इस सूरा में ये लिखा है, इस सूरा में ये लिखा है, सब सामने आ रहा है। सभी बेचारे सलीम वास्तविक जी इसी वजह से तो मार दिए गए थे। अब तो बेचारे फिर तो अब मैं तो यही सिर्फ कह सकता हूँ कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना है कि अगर सह अस्तित्व यानी कि कोई एग्जिस्टेंस में जीना है तो कैसे जीना है, इस विचारधारा को मानना है या त्यागना है, और या इस पर रिसर्च करना है कि सच में मोहम्मद साहब ने बात कही थी या किसी ने इसको कुरान में डाल दिया है, ये वो डिसाइड करें। हम कोई नहीं होते कुरान के बारे में कुछ बोलने वाले, वो डिसाइड करें। क्योंकि कई स्कॉलर कहते हैं कि मोहम्मद साहब का विचार नहीं किसी ने डाल दिया, अगर किसी ने और डाल दिया है तो निकाल दीजिए, फिर जो मोहम्मद साहब के विचार हैं उनको मान। नहीं, इसमें ये भी है सर कि जो मानने वाला है वो मान रहा है, जो नहीं मानने वाला, मोहम्मद आरिफ साहब का आपने नाम लिया, वो भी तो एक मुसलमान ही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो भी तो एक मुसलमान ही थे। पर आज क्या आपको अचरज होगा जी कि बहुत से मुसलमानों ने कह दिया कि असली मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, वो तो आपने लॉजिक पहले ही दे दिया है कि तो वो तो बोल देते हैं कि आरिफ मोहम्मद तो मुसलमान ही नहीं, एक दूसरे को ही बोल देते। कलाम साहब को तो मुसलमान वैसे ही नहीं मानते थे, क्योंकि तो वीणा भी बजाते थे, भगवत गीता भी पढ़ते। तो भारत की आर्मी में जितने मुसलमान हैं तो वो भी मुसलमान नहीं है, इसका मतलब। हाँ बहुत ना। अब जो बिहार के गवर्नर है इस समय, मेरी इसी पुस्तक के विमोचन में आए थे, वो की नोट स्पीकर थे, जनरल सईद अता हसनैन। इस पुस्तक का विमोचन जनरल VK सिंह ने किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और जनरल सईद अता हसनैन जो कोर कमांडर थे कश्मीर कोर के, जो पूरे कश्मीर की सेना को कंट्रोल करता हो, मतलब कमांड में जिसके रहती है, 15 कोर बोलते हैं उसे, चिनार कोर भी बोलते हैं उसके, वो GOC INC थे, कमांडर इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। तो हमारे इस पुस्तक में आए थे। अब वो तो गढ़वाल रेजिमेंट के ऑफिसर थे, वो तो जय महाकाली भी और मंदिर में जाके पूजा भी करते थे। अब बाकी मुसलमान उनके बारे में क्या सोचते हैं हम नहीं जानते, पर वो तो बहुत सेक्युलर थे और इतने महान जनरल भी थे, और भारत ने उन्हें उतना सम्मान भी दिया, सेना में अपने इतने ऊंचे पद पे वो गए, अपनी काबिलियत से गए, पर मार्ग तो प्रशस्त किया गया ना। पाकिस्तान की सेना, सऊदी अरब की सेना में कोई हिंदू बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी। और आज वो बिहार के गवर्नर हैं इस समय, मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, संदेश भी हमारे आदान प्रदान होते रहते हैं, घर भी गया हूँ, साथ में बैठ के चाय भी पी है, खाना भी खाया है। तो कहने का मतलब है कि वो तो अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन जो ये फंडामेंटलिस्ट हैं, जो जिहादी हैं, वो तो उन्हें बोलते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं है। जो टीका लगा लिया तो मुसलमान कैसे हो? तो मंदिर जाते तो टीका लगा लेते हैं। ये समस्या है जी। अच्छा, दूसरी तरफ हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में आप देखिए क्या है कि जो राम को माने, कृष्ण को माने, धर्म को ना माने, वेद को माने, वेद को ना माने, गीता को माने, कुछ माने, और जो बोले मैं तो भाई भगवान को मानता ही नहीं, वो भी हिंदू है।
अब कोई नहीं कहता कि भगवान को नहीं मानता, इसका सिर काट दो। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे यहाँ 9 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये तीन वैदिक दर्शन हैं। चारवाक, बौद्ध और जैन ये नॉन वैदिक है। लेकिन इन सब में इतनी सहिष्णुता, नॉन वैदिक भी और नास्तिक भी। नास्तिक किस अर्थ में है कि चारवाक तो नास्तिक है पूरी तरह से। उनका सिद्धांत है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से शरीर से पुनरागमनम होता है। तो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन लड़ाई कहीं नहीं होती, सिर काटने वाली तो बिल्कुल ही नहीं होती। यहाँ सारी लड़ाई बहस मुबाहिसे के ऊपर जाती ही नहीं। अरे कभी कोई मूर्ख होगा तो हाथापाई भी कर लेगा, लेकिन सिर काट दो, गला काट दो, सर्तन से जुदा कर दो, ये सब तो कुछ नहीं होता। इस पे अभी मेरी कुछ दिनों पहले बातचीत हो रही थी सर, तो मैं आपकी बात को ऐड करना चाहूँगा कि रिलीजन का क्या हिंदी अर्थ धर्म है। तो हम इसी पे बात कर रहे थे कि रिलीजन का कोई हिंदी में अनुवाद ही नहीं है। धर्म एक अलग शब्द है और रिलीजन और मज़हब एक अलग शब्द है। बिल्कुल सही है। तो जब आप किसी भी सेमेटिक रिलीजन की बात करें, या आप इनमें आप सिख, जैन, ईसाई, मुस्लिम, ज्यूइश, आप सबको ले सकते हैं। आप उनको रिलीजन कह सकते हैं, आप उनको मज़हब कह सकते हैं, उनको आप धर्म नहीं कह सकते। लेकिन जब आप हिंदू सनातन परंपरा की बात कहते हैं तो आप इसको रिलीजन या मज़हब नहीं कह सकते, ये धर्म है। क्योंकि मेरा एक धर्म नहीं है, मेरे तो 25 धर्म है। मैं तो पुत्र धर्म भी निभाता हूँ, मैं राष्ट्र धर्म भी निभाता हूँ, मैं पति धर्म भी निभाता हूँ, सामाजिक धर्म भी निभाता हूँ। वैसे ही सनातन उनमें से एक धर्म है। तो आप रिलीजन की, क्योंकि रिलीजन की डेफिनेशन है कि आपका एक भगवान है, आपकी एक किताब है, आपको उसे फॉलो करना है। हमारे लिए तो पिता भी भगवान है, गुरु भी भगवान है, राष्ट्र माता है, तो वो सब है। तो यही जो आपने बात कही कि हमारे लिए जो धर्म है वो धर्म की डेफिनेशन केवल हिंदू सनातन धर्म के लिए ही है, बस। बाकी सब रिलीजन है। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। धर्म में जो ड्यूटीज हैं जी, जो कर्तव्य हैं आपके, और वो कर्तव्य परिवार के प्रति और एवं प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सब धर्म में जुड़ा हुआ है। कि हम किस तरह से वातावरण को प्रदूषित ना करें, हम ऐसा कुछ ना करें जिससे धरती प्रदूषित हो जाए। तो धर्म इतना व्यापक शब्द है कि संभवतः वो पूरे हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। तो इसलिए उसमें गर्दन काटने वाली बात आ ही नहीं सकती। उसमें सामंजस्य है, समरसता है, और एक व्यापकता है जो सबको समाहित करके चलने की शक्ति रखता है। उसमें यह नहीं है कि जो इस तरीके से पूजा नहीं करेगा। अब यहाँ तो हिंदू धर्म में अपने घर में पूजा कर लो, बिना भगवान के भी पूजा कर लो, बिना मूर्ति के पूजा कर लो। जो निराकार मानता है वो भी हिंदू, जो साकार मानता है वो भी हिंदू, जो मूर्ति पूजा करे हिंदू, जो न करे वो पूजे, जो पेड़ ही सिर्फ पूज ले वो भी हिंदू। तो क्या है जो कि वेज खाता है वो भी हिंदू, जो नॉन वेज खाता है वो भी हिंदू है। और तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से हिंदू हैं जो गाय भी खाते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत से हिंदू हैं, जितने ट्राइबल हैं हिंदू हैं वो गाय खाते हैं। अरुणाचल में जो लोग हैं वो गाय को खाते हैं। इसीलिए तो भारत सरकार पूरी तरह से गो रक्षा, मतलब गाय को कटने पर प्रतिबंध ही नहीं लगा पाती है, क्योंकि बहुत से हिंदू कम्युनिटी हैं जो गाय खाते हैं। तो ये इतनी व्यापकता है इसमें और इतनी सहिष्णुता है कि हाँ, लेकिन जो कोर है वो जो हम कहते हैं सनातन धर्म और वैष्णव धर्म जो है, अगर थोड़ा हम फिल्टर करें तो उसमें गाय की महत्ता बहुत है। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम तो बात इस बात पे कर रहे थे कि किस तरह से इतना व्यापक है और किस तरह से आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। सिद्धांत है कि एकम सद विप्राह बहुधा बदंती, सत्य एक है जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान कहते हैं। तो उनके कहने की शैली के कारण हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत हो। और जैन धर्म में स्यातवाद का एक सिद्धांत है, तो वो इतना व्यापक है जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कहता है वो आंशिक रूप से सच होता है, वो झूठ होता ही नहीं। इसलिए आप भी सच, मैं भी सच, वो भी सच, सभी सच। अहम ब्रह्मोस्मि तत्त्वमसि। हाँ। तो ये है, इस कारण से यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच में इसीलिए कहा था कि वी टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस। बिल्कुल सही है। सॉरी, नॉट टॉलरेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। द रिलीजन सेज टॉलरेट, टू टॉलरेट वी, और उसकी व्याख्या कहा जाए तो यही है कि सारे रिलीजन ये कह रहे हैं कि टॉलरेट कीजिए। टॉलरेट क्यों करना है? वी बिलीव इन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। देखिए, चूंकि आपका वैसे भी आप जो चैनल चलाते हो भक्त जी से है, तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी लूँगा ये कहने की, क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। जब स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में गए वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में,
तो उन्होंने 2 श्लोक कोट किए थे, उनका मीनिंग बता देता हूँ। उनका मतलब ये था, पहला ये था कि जिस तरह से एक माँ के गर्भ से पैदा हुए सारे बच्चे सहोदर कहे जाते हैं और माँ के ऊपर उनका बराबर अधिकार होता है, चाहे वो पहले पैदा हुए हों चाहे बाद में। हमारा धर्म ये मानता है इस धरती के गर्भ से जितने भी जीव मात्र पैदा हुए हैं, घास फूस कीड़े मकोड़े मनुष्य हाथी कोई भी जो पैदा हुआ है, हम धरती को माँ मानते हैं और उसी के गर्भ से सब पैदा होते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं उन सबका इस धरती के ऊपर बराबर अधिकार है। क्या बात है। ये कितना व्यापक विचार है। और ये हमें सिखाता है कि अगर गाय है या बकरा है या सुअर है या भेड़ है तो आपके खाने के लिए नहीं बना है जी। वो पूरे एक इकोसिस्टम का हिस्सा है और इस धरती पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तो इसलिए जो मनुष्य सारे संसाधनों पे आज लड़ाई हो रही है, सब पे ऋषि मुनि हमारे जंगल में क्यों रहते थे, इतने बड़े बड़े ज्ञानी थे लेकिन कोई धन दौलत जमा नहीं करते थे। और गांधी जी ने भी इस युग में वही बात कही कि प्रकृति में तो बहुत कुछ है, आप उतना ही लो जितनी आपकी जरूरत है। और ये कहते थे कि दिस अर्थ है इनफ टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट फुलफिल द ग्रीड ऑफ एवरीवन इट डज नॉट हैव द रिसोर्स। सबके जरूरत भर का तो संसाधन है लेकिन किसी की भी लालच को पूरा करने का संसाधन नहीं है। तो ये हिंदू धर्म की ही व्यापकता है जो इस चीज को कहता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर सहिष्णु होकर रहो। इसीलिए हम नदी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा क्यों, नदी की पूजा क्यों करते हैं? जब नदी को हम पवित्र मानते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम नदी के साथ ऐसा कुछ न करें जो उसे अपवित्र करे, गंदा करे, कूड़ा कचरा न डालें, मांस के टुकड़े न डालें, हड्डी न डालें, मल मूत्र न डालें। हालांकि वो बात अलग है कि आज शहरों का सब कुछ बहुत जा रहा है क्योंकि शायद हम वेस्टर्नाइज हो गए, हम उस कॉन्सेप्ट को समझे नहीं या हमने उसको लागू नहीं किया। तो इसी तरह से पेड़ों को ना काटा जाए। अभी हमारी राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं उन्होंने खुद एक वीडियो में कहा था, एक भाषण में, कि मेरे पिताजी जब सूखी लकड़ी भी काट के लाते थे तो हम लोगों को बोलते थे कि हाथ जोड़कर सभी लोग प्रार्थना करो, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे कि एक समय था जब आपने हमें हवा दी, छाया दिया, फल दिया, आज आप सूख गए हैं तो हम काट रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा करिए। क्या बात। तो ये इतना व्यापक विचार जो और है, ये एक आदिवासी मानसिकता, हाँ, मतलब मैं कहूँ तो एक आदिवासी गुट से आए अब वहाँ जो निरक्षर लोग हैं, हाँ, जो निरक्षर हैं, तो वो निरक्षर भले ही उनके साक्षर नहीं हैं लेकिन कबीरदास भी साक्षर नहीं थे, लेकिन विवेक और साक्षर होना अलग अलग बात है। वो सब विवेकशील हैं, वो जानते हैं असली धर्म, असली तत्व का जो ईशंस है उन्हें पता है, प्रकृति के साथ कैसे रहना है, और सही अर्थों में कहें तो धर्म को समझते हैं, धर्म की आत्मा को समझते हैं। तो इसीलिए वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही अंतर है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब हम दूसरी पुस्तक के ऊपर आते हैं हमारी, जो है कि मौन संविधान। तो जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है इसमें संविधान के कुछ नियमों के बारे में बात की गई है, कुछ नियम सही हैं या कुछ गलत हैं या जो अभी भी चल रहे हैं जिनको हट जाना चाहिए था। तो हम इस पुस्तक में मौन संविधान के भयानक परिणाम, इसमें कुछ कानूनों के बारे में बात हुई है, कुछ भारतीय संविधान में नियमों के बारे में बात हुई है। तो इसमें आपने सर संविधान की विकृतियों के बारे में बात किया, तो थोड़ा सा कुछ हमें एक अगर बता सकें कि एक्चुअल में क्या है और आपने ये पुस्तक क्यों लिखी और आपको मतलब क्या इंस्पिरेशन आया कि मुझे इस तरफ भी फोकस करना चाहिए एज ए फौजी? इंस्पिरेशन तो कश्मीर से ही आया। अच्छा। क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि अगर हमारे कानून ठीक हों तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। कानून में बहुत शक्ति है और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर गलत सही कानून बनाकर शासन किया। अब एक देखिए बेहुदा कानून निकाल दिया कि कोई घर में नमक नहीं बना सकता, कानून बना दिया, अब लीगलाइज कर दिया। अंग्रेजों का कानून था। अंग्रेजों का, वही तो बता रहा हूँ, हाँ। कानून की शक्ति बता रहा हूँ ना। बोल दिया नहीं बना सकते, अब जो बनाएगा उसको हम जेल में डाल देंगे, डंडे मारेंगे। पहले आप एक पैरामीटर सेट कर दो, आप गलत ही कानून बना दो, बेहुदा कानून बना दो, लेकिन कानून की शक्ति देखिए ना। फिर मजिस्ट्रेट भी बोलेगा हाँ भाई ये तो कानून बना है कि तुम नमक नहीं बना सकते, क्यों बना रहे थे, अब जेल जाओ। आप कानून बना दीजिए कि जो अपने घर से बाहर निकलेगा तो अपने सिर पे हाथ रख के निकलेगा, बेहुदा कानून है। लेकिन जो रख के ना निकले तो आप उसे डंडे मारो। बोले क्यों मारे, बोले देखो कानून में लिखा है। तो हम बता रहे हैं आपको कानून की शक्ति। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कानून में जितनी शक्ति है उतना बदलाव कोई नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सती प्रथा चल रही थी
और उनकी इच्छा से या उनकी इच्छा के विरुद्ध लोग सती हो जाते थे या सती कर दिया जाता था। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने और राजा राम मोहन राय की मदद से फिर उन्होंने कानून बना दिया कि सती प्रथा अवैध है, जो सती करेगा, कराएगा या फैसिलिटेट करेगा उसको दंडित किया जाएगा। उस समय जो बंगाल के ज़्यादातर सती प्रथा बंगाली ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और राजस्थानी क्षत्रियों में। तो उन्होंने कहा अब तो ये ईसाई कानून लागू हो गया, अब धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा, और ये सब दुनिया भर का बवाल हुआ। और ये तो राम मोहन राय ईसाई हो गया है, बहुत गालियाँ दी। उस समय सती प्रथा का समर्थन करने वाले अधिकांश थे, विरोध करने वाले ऑलमोस्ट जीरो थे। आज उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, समर्थन करने वाले सब हैं। क्यों? कि वो एक गलत प्रथा थी जो कानून से रोकी गई। तो कानून में इतनी शक्ति है कि वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए हमने कहा कि कानून में बहुत बड़ी शक्ति होती है, एक कानून से बहुत बदलाव हो जाता है। तो फिर हमने कहा जो गलत कानून है, तो हमने इस पुस्तक में 21 कानूनों की बात की है, जिसमें कुछ कानून ऐसे हैं जो बहुत गलत हैं, जिन्हें मिटा दिया जाना चाहिए, यानी रिपील कर दिया जाना चाहिए, उन्हें स्टैट्यूट बुक से बाहर कर देना चाहिए। कुछ कानून ऐसे हैं जिनको अमेंड करने की ज़रूरत है, उनका कुछ हिस्सा सही है, कुछ हिस्सा गलत है। और तीसरे कानून हैं जो हैं ही नहीं, जिनको बनाना बहुत आवश्यक है। तो हमने इसमें ऐसे 3 तरह के कानूनों की बात की है और ये कहा है कि भाई कुछ कानून को इनेक्ट किया जाए। तो जो रिवोल्यूशनरी चीज़ें हैं वो इसकी हैं। अब रही ये बात कि मौन संविधान भयानक परिणाम, जो आपका प्रश्न था मूल, कि किस तरह से आपने ये नाम रखा और किस तरह से आप इसे देखते हैं। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लॉ के स्टूडेंट्स के बीच में हमारा लेक्चर था। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि संविधान को बनने में कितने दिन, कई प्रश्न थे, ऐसे ही पूछा, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, कितने दिन लगे। तो उन्होंने बोला 2 साल, इतने महीने, इतने दिन, समथिंग जो भी था। तो बहुत समय लगा, संविधान सभा ने बहुत मेहनत की और ये किया, हमारा संविधान बहुत अच्छा है सब। एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, और ये भी बताया कि जैसे नीति निर्देशक तत्व तो हमने इस देश से लिए, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया, जो हमारा यूनिटरी सिस्टम है वो जर्मनी से लिया, जो भी है जी जी, इस तरह की चीज़ें बताई। एक विद्यार्थी ने कहा, बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा सर ऐसा है कि उस समय 2-3 साल लगा था संविधान बनाने में, अगर आज का युग होता तो ये संविधान 1 हफ्ते में बन जाता। मैंने कहा कैसे? बोला कि बट कट पेस्ट करके और आप बना देते, क्योंकि सारा संविधान कट पेस्ट है। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इसकी बैकबोन है, जो अंग्रेजों ने बनाया था हमारे देश को गुलाम बनाकर रखने के लिए, वो वही इसकी बैकबोन है। उसी से ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद कुछ आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से और कुछ जर्मनी से लिया गया है, लेकर के कट पेस्ट करके बना दिए गए। अब एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कोई नहीं बताता है, ना कोई इस पे विचार करता है, वो ये है कि ये संविधान भारत की अंतरात्मा और मूल आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध है। ये हमारा संविधान है ही नहीं। इसीलिए 75 साल के अंदर समाज में इतना टर्मोइल है। ठीक, आज देखिए, पहले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इनमें समाज बटा हुआ, इतने दंगे फसाद। अब आज तो जातियों में इतना बट गया। जहाँ कल्पना की थी कि हम एक समरस समाज का निर्माण करेंगे, अब सरकारों ने इस तरह के कानून बनाए और संविधान को ही आधार बना करके कि आज आप देखिए कि जितने टुकड़े पहले थे उससे बड़े बड़े टुकड़ों में समाज कट गया। चाहे वो SC/ST एक्ट के कारण हो, चाहे अभी UGC जो आया है जिसके विरुद्ध इतना लोग उद्वेलित हैं। कारण उसका ये है कि एक बहुत फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ आपको। इस संविधान की जो सबसे प्रमुख बुराई है वो ये है कि ये संविधान अधिकारों का संविधान है, कर्तव्यों का संविधान है ही नहीं। और जो मूल संविधान है उसमें, थोड़ा सर समझाइए। हाँ, बता रहा हूँ। अधिकारों का संविधान ये है कि इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक 23 आर्टिकल्स में अधिकारों की बात की गई है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, कितने होंगे, माइनॉरिटीज़ के क्या अधिकार होंगे, उनके अधिकार कितने होंगे, सिर्फ राइट्स।
जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की, 13 आर्टिकल, जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें दी गई हैं। पूरे मूल संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अधिकार तो ये हैं तुम्हारे, कर्तव्य क्या है। और पूरी प्रकृति जो है बैलेंस पे चलती है। राजा के पास सबसे अधिक अधिकार होते थे पहले, तो सबसे अधिक उसके पास कर्तव्य भी होते थे। यहाँ तक कि भगवान राम को तो जब एक ब्राह्मण का बेटा मर जाता है उसके सामने, तो वो कहता है कि जिस देश का राजा पापी हो वहीं ऐसे अनर्थ होते हैं, पुत्रों की चिता धधकती है और पिता बैठकर रोते हैं। उसने ब्लेम कर दिया राजा के ऊपर कि राम पापी है इसलिए हुआ, नहीं तो हमारे समाज में पिता के आगे पुत्र मरता ही नहीं। मतलब क्या, राजा के अधिकार इतने हैं तो राजा के कर्तव्य भी बहुत होते थे। यहाँ पे नागरिकों के अधिकार तो दे दिए गए, नागरिकों के कर्तव्य बिल्कुल निर्धारित नहीं किए गए। तो आप देखिए प्रधानमंत्री के पास सबसे अधिक अधिकार है, सबसे अधिक उसके पास कर्तव्य यानी ड्यूटीज भी हैं। एक एसडीएम है, उसके पास अधिकार हैं तो उसके पास कर्तव्य भी हैं। जितना छोटा पद उतने कम अधिकार, जितना छोटा पद उतने कम ही कर्तव्य। तो कर्तव्य और अधिकार दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अधिकार ही अधिकार है तो दूसरा पहलू ब्लैंक है। और प्रकृति का ये नियम है कि ऐसी व्यवस्था कभी नहीं चलेगी। आप ही जैसे हैं, घर के हेड हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर अधिकार रखते हैं कि तुम यही करोगे और ये नहीं करोगे, तो उतना ही आपका कर्तव्य भी है कि अगर वो घर में खाना नहीं है मान लो 1 मिनट के लिए, आपका कर्तव्य है ला के उसे दीजिए, जैसे मर्जी हो दो। यू हैव द राइट एंड यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, कर्तव्यों का कहीं उल्लेख नहीं मौलिक संविधान में। अधिकारों का 23 चैप्टर बन गया और ये सारी बीमारियों की जड़ है। यही कारण है कि सरजील इमाम जैसा कोई कह देता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उनको उसका कोई कुछ नहीं करता। क्यों? न्यायालय भी बोल देता, अरे भाई उसने कहा ही तो है, टुकड़े थोड़ी किया है, ये तो अपने विचार व्यक्त करने में उसमें, हालांकि अभी तो जेल वेल में है, पता नहीं जहाँ भी, लेकिन और दूसरे कारणों से बहुत से लोगों ने ऐसे नारे लगाए, घूम रहे हैं बाहर। तो कहने का मतलब है कि ये जो कर्तव्य होने चाहिए वो कहीं नहीं है कि भाई अधिकार तो तुम्हें इतना दे दिया, तुम्हारी ये ड्यूटीज भी हैं। इसलिए संविधान जो है वो इम्बैलेंस्ड है। दूसरा यही बता दूं, फिर 1976 में पहली बार इंदिरा गांधी ने, आपकी जानकारी के लिए और दर्शक हमारे जो बंधुवर इसको देख रहे हैं, इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के समय 10 ड्यूटीज को संविधान में इंसर्ट किया। आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में अधिकार कहाँ है? 12 से लेकर 35 तक। कर्तव्य 51वें आर्टिकल में एक सब आर्टिकल डाला है और उसमें 10 कर्तव्य उन्होंने डाले कि ये नागरिकों की ड्यूटी है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कर्तव्य उसमें और जोड़ दिया। तो संविधान में अब, मौलिक संविधान में नहीं, 23 अधिकार और 11 कर्तव्य हैं। कुछ डिटेल बता देता हूँ, लेकिन फंडामेंटल अंतर समझिए, उन कर्तव्यों का कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। वो आपके अधिकार हैं, आपको मिल के रहेंगे। आपका अधिकार कोई छीनता है, कोर्ट में जाइए, कोर्ट डंडा मारेगी, बोलेगी आप ये नहीं कर सकते। लेकिन कर्तव्य एनफोर्सिएबल नहीं है। जो आपको कर्तव्य दिया गया ये करिए, आप नहीं करते तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। तो उनका जो स्टेटस है वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बराबर है। जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी एनफोर्सिएबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो संविधान में इम्बैलेंस है, ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। अब एक इसी बात को अगर नहीं कहूँ तो समझना मुश्किल होगा। एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ अधिकारों की बात करता है, हमारा ये अधिकार, हमारा ये अधिकार, हमारा अधिकार, उसमें रिजर्वेशन हमें चाहिए तो हमें हमारा भी अधिकार है, हमें सीट चाहिए। कर्तव्य उनके कुछ नहीं है। ठीक, टैक्स देने वाला इसीलिए एक वर्ग बन गया है और उस टैक्स का फायदा उठाने वाला दूसरा वर्ग, क्योंकि इनका कर्तव्य है, उनका अधिकार है। तो जो इम्बैलेंस है, इसके कारण देश में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। तो संविधान इम्बैलेंस्ड है। 2 प्रश्न है सर।
एक सेकंड, बैटरी का कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई नहीं, तभी मैं लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कर लीजिए, कोई बात नहीं। दो प्रश्न है सर इसमें कि क्या और देशों के संविधान में ये बैलेंस है कर्तव्यों का और अधिकारों का, और दूसरा ये हम कुछ शब्द सुनते हैं जो शायद हमारी सनातन परंपरा से ही आते हैं, स्वधर्म और स्वमर्यादा। मैं एक बार प्रोफेसर तिवारी को सुन रहा था, वो भील और मतलब जनजातियों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो वो बताते हैं कि आदिवासी जनजातियों में स्वमर्यादा बहुत अधिक होती है, नागरिकों में स्वमर्यादा नहीं है। तो पहली बात तो है कि क्या और देशों में ये बैलेंस है, और दूसरा ये कि क्या स्वमर्यादा और स्वधर्म यदि सिखाया जाए तो क्या वो इसको बैलेंस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट जब ये संविधान नहीं था उसके पहले भी हर राज्य के संविधान होते थे, लेकिन उसके पहले ऐसा कोई वृहद संविधान नहीं होता था। आप देखिए, अभी कुछ और बातें आपको बताता हूँ कि सिस्टम को हमने कितना भारी भरकम किया और जिससे कितनी समस्याएं हुई हैं। तो स्वधर्म और स्वमर्यादा पे ही चलता था। अगर एक व्यक्ति ने वचन दे दिया, अब दशरथ ने कैकेयी को लिख कर थोड़ी दिया था कि 2 वरदान ले लेना, वो भी बहुत विकट परिस्थितियों में देवासुर संग्राम के समय जब कहा जाता है कि उनके रथ का पहिया बाहर निकलने वाला था, तो कैकेयी ने उसे उंगली लगा दी थी, रोक लिया था। उंगली लगा के क्या रोक लेगी, मतलब उसने मैकेनिक की तरह जा करके उसके नट बोल्ट टाइट किए थे ताकि रथ टूट न जाए। एक स्त्री होकर के कुछ किया होगा। तो जिससे उन्होंने कहा कि तुमने तो हमारी प्राण रक्षा की, अब ये रथ टूट जाता तो मैं तो बिना रथ का हो जाता और शायद मर ही जाता, तो तुमको मैं 2 वरदान दूंगा। तो लिख के थोड़ी दिए थे, और जाने कितने दिनों के बाद फिर वो उनसे वरदान मांगती है। तो ये स्वमर्यादा तो यही है ना। और दूसरी तरफ आप राम को देखिए, अब पिताजी ने बड़े भारी मन से समझा बुझा के कैकेयी जब नहीं मानी और बोली कि रघुकुल में तो वचन को कभी भंग नहीं करते, तुम तो भंग कर रहे हो, जब तुमने कहा था और ये शर्त नहीं रखी थी कि क्या मांगना है, तो मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। दो, पहले तुम भरत को राजगद्दी दो और वो सुरक्षित रहे भरत का राज्य, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास दो, क्योंकि उसके मन में कलुष था कि राम आक्रमण न कर दें। अब उसने तो कह दिया। अब स्वमर्यादा आप देखिए, आपने जो शब्द प्रयोग किया, स्वमर्यादा ये थी कि तड़पते हुए भी अपने प्राणों से अधिक राम को चाहने वाले दशरथ ने कहा कि चल तेरा वरदान देता हूँ, राम जाएगा वन और भरत को राजगद्दी मिलेगी। ये है स्वधर्म, कहीं लिखा थोड़ी था। बिल्कुल सही। अच्छा, स्वमर्यादा क्या है? राम ने, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि लाख भरत ने खुद आके कहा कि भैया ये तो बहुत मूर्ख का काम किया है मेरी माँ ने, तो राजा तो आप ही हैं, मैं तो राजा बनूंगा नहीं। और कहा कि आप राजा रहिए, ये, और कैकेयी भी बाद में मान गई कि मुझसे बहुत गलती हो गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब पिताजी नहीं है, इसी कारण वो मर गए, तो मेरी मर्यादा ये है कि मैं उनके वचन को पूरा करूं, और मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहूं। न कोई एनफोर्समेंट था, न कोई दबाव था, ये स्वमर्यादा और स्वधर्म, ना कोई सुप्रीम कोर्ट का रूल था, कोई रूल था। यही स्वधर्म और स्वमर्यादा है। और इसी में एक बात और कहूंगा कि रामायण जो है वो कर्तव्यों का ग्रंथ है, इसलिए वहां पे इतना आदर्श है, और महाभारत जो है वो अधिकारों का ग्रंथ है, इसीलिए वहाँ इतना युद्ध है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी सर आपने। आप देखिए वहाँ अधिकार की लड़ाई हो रही है और उसी में सारा विश्व तबाह हो जाता है। महाभारत, सारे राजा उस युग के जितना नॉन वर्ल्ड था सब आके लड़ा और मारा। रामायण में क्या होता है, कर्तव्यों का, सब अपने कर्तव्य पर टिके हुए हैं, अधिकार पे कोई बात नहीं कर रहा। राम नहीं कह रहे हैं कि मेरा सिंहासन है, राम कह रहे हैं मेरा कर्तव्य है कि मैंने वचन दिया तो मैं जाऊँ। सीता कह रही मेरा कर्तव्य है मैं पति के साथ हूँ। भाई तक कह रहा है मेरा कर्तव्य है मैं सेवा के लिए जाऊँ, अकेले कैसे रहेंगे। तो जब कर्तव्य होता है तो राम राज्य होता है, और जब अधिकारों की बात होती है तो महाभारत होती है। इसको अंत करने से पहले मैं 2 प्रश्न और पूछना चाहूँगा। जब आपने अधिकारों की, संविधान की बात की, कानून की बात की, तो 2 हम अभी सिचुएशंस की बात कर रहे थे, एक तो कश्मीर मुद्दे की बात कर रहे थे और एक राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या इन जो गलत कानून है या जो कानून नहीं बने हैं उनकी वजह से क्या कश्मीर मुद्दा भी इसी वजह से बना, और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं इससे खतरा है? हाँ,
बिल्कुल खतरा है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं हमारे देश में जो होने ही नहीं चाहिए। उसमें भी जैसे माइनॉरिटीज़ को लेकर कानून है। एक तरफ आप बोलते हैं संविधान सेक्युलर है, दूसरी तरफ आर्टिकल 25 से 30 तक आप माइनॉरिटी का एक वर्ग बना के रखते हैं। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अब अगर इसमें विजुअल होता तो मैं दिखाता। उसमें आप एक बात बताओ, आपने इतना बड़ा संविधान बना दिया, माइनॉरिटी को स्पेशल स्टेटस दे दिए, लेकिन कहीं ये डिफाइन नहीं किया कि माइनॉरिटी है कौन। पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने इसमें एक चैप्टर में लिखा है कि भारत सरकार का ये फर्ज है संसद का कि माइनॉरिटी को डिफाइन करे। क्यों, समझिए बात को। विश्व में कुल 201 देश हैं, क्योंकि अगर बिना आंकड़े के आप बात करते हैं तो आप सिर्फ कपोल कल्पनाएं कर रहे हैं। मैं आंकड़े दे रहा हूँ जो अकाट्य हैं। 201 देश हैं, जिसमें से 196 देश वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त हैं, मेंबर्स हैं। हाँ, और 6 जो हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब वो अपने उनकी सदस्यता नहीं ली, या वो दे आर नॉट वर्दी ऑफ गिविंग दी मेंबरशिप, बहुत छोटे हैं, जो भी है। 201 देशों में 58 देश हैं जो कि मुस्लिम बहुल है, और उनमें से 28 देश हैं जो इस्लामिक थियोक्रेसी हैं। 133 देश हैं जो ईसाई हैं, उनमें से मेरा ख्याल है एग्जैक्टली याद नहीं, 38 देश क्रिश्चियन थियोक्रेसी है। दुनिया में एक देश ऐसा नहीं है जो हिंदू थियोक्रेसी है। तो हिंदू धर्म को कहीं भी राज संरक्षण प्राप्त नहीं। नेपाल था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। दूसरी चीज, अब माइनॉरिटी की डेफिनेशन पे आते हैं। 58 इस्लामिक कंट्री, आप माइनॉरिटी स्टेटस मुस्लिम को इसलिए माइनॉरिटी देने स्टेटस देने का मतलब क्या था संविधान में? था कि कहीं मेजॉरिटी के दबाव में एक माइनॉरिटी खत्म न हो जाए, उसको संरक्षण हो। और आपको जान के जरा होगा, संविधान में 3 तरह की माइनॉरिटीज़ हैं। अच्छा। और लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ना कोई चर्चा। माइनॉरिटी शब्द आते ही रिलीजियस माइनॉरिटी दिमाग में आता है, और उसमें भी मुसलमान आता है। ऐसा यही नैरेटिव बिल्डिंग है। संविधान में एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। कहा गया है कि ऐसी कम्युनिटी जो जिसको बोलने वाले बहुत कम लोग हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको विशेष अधिकार होना चाहिए। दूसरा एथनिक माइनॉरिटी है, जैसे जरावा हैं जो कुछ 100 ही बचे हुए हैं अंडमान निकोबार में, उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि उनकी नस्ल न खत्म हो जाए। वो एथनिक माइनॉरिटी है, यानी कह लीजिए जातीय अल्पसंख्यक। और तीसरे हैं रिलीजियस माइनॉरिटी। सारा का सारा जो जोर है रिलीजियस माइनॉरिटी पे, और जो असली माइनॉरिटी जिनको प्रोटेक्ट करना है, लैंग्वेज और एथनिसिटी, उस पर कुछ नहीं है। दूसरा, माइनॉरिटी का मतलब इस देश में हो गया है मुस्लिम। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने संविधान में डिफाइन नहीं किया माइनॉरिटी। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, मोटा मोटा 22 से 25 करोड़ के बीच। ये जनसंख्या कितनी बड़ी है इसका अनुमान आप लगाइए। 22 करोड़ की पॉपुलेशन दुनिया के 196 देशों की नहीं है, यानी देयर आर 196 कंट्रीज जिनका इंडिविजुअली अपनी कुल जनसंख्या 22 करोड़ से कम नहीं है। 22 करोड़ से कम है। अच्छा। हाँ, 22 करोड़ से कम है। सिर्फ भारत 140 करोड़, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और इंडोनेशिया, और अब पाकिस्तान। ठीक, ये 6 देश हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो भारत के मुसलमानों से ज़्यादा है। बाकी दुनिया का एक देश नहीं है जिसकी अपनी जनसंख्या भारत, जैसे रूस को ले लीजिए, 15 करोड़। अच्छा। इतना बड़ा देश है, एशिया से लेकर यूरोप तक फैला है। तो भारत में मुसलमान 22 करोड़ और माइनॉरिटी स्टेटस। ये माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, उनके ऊपर कोई जोर ही नहीं है। पर पहले आप इसको समझिए, ये क्यों हो रहा है? क्या 22 करोड़ की पॉपुलेशन माइनॉरिटी हो सकती है? ये तो मजाक है। तो सेकंड मेजॉरिटी मानते हैं। हाँ, वो एक मजाक है। आपने उनको दुनिया भर का प्रिविलेज दे रखा है। 3,400 करोड़ रुपए अभी माइनॉरिटी के नाम पे फिर मोदी ने दिया, उसमें से मेजॉरिटी अधिकतर बल्क जो है मुस्लिम्स के पास जाता है। अच्छा, उसमें भी विसंगति है। कश्मीर रीजन में 98% मुस्लिम है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 64% मुस्लिम है, लेकिन फिर भी सारा का सारा माइनॉरिटी का जो इस पे विशेषाधिकार है उन्हीं को जाता है, स्कॉलरशिप उन्हें मिलती है। कश्मीरी पंडित हिंदू को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने न तो ये डिफाइन किया कि माइनॉरिटी की गणना स्टेट लेवल पे होगी या नेशनल लेवल पे होगी या जिले लेवल पे होगी। आप वो डिफाइन करो। एक दूसरा, आप डिफाइन करो कि माइनॉरिटी कब तक माना जाएगा। आज की डेफिनेशन के हिसाब से जब तक कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं से ज़्यादा ना हो जाए, माइनॉरिटी ही रहेगी। 51% जब तक नहीं होंगे, यानी 49% तक आप माइनॉरिटी हैं और आपको प्रिविलेज मिलेगा। और प्रिविलेज बहुत हैं।
आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलेंगे, अपनी मर्जी से चलाओ, ठीक है, आपका अपना जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बहुत सारे हैं, आप जानते हैं। जी। हिंदू उसको नहीं है। 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन वहाँ उनको कोई माइनॉरिटी स्टेटस। तो हमने ये लिखा है कि पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करो कि भाई 1%, 2%, 10% कहीं तो लाइन खींचो ना। बिल्कुल 50% तक तो नहीं हो सकता। इसी तरह से हमने और कानूनों की बात की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित किया जाना चाहिए, और उसका कारण यही है कि हम अफगानिस्तान से खदेड़े गए तो भारत में आ गए। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ लगभग 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ, 30 लाख लोग मारे गए। ये सब आंकड़े हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। ठीक, अब देखो पलायन कश्मीर से हुआ, फिर कश्मीरी पंडित आए, तो वो तो गजवाए हिंद चला रहे हैं, उनको तो दारुल इस्लाम बनाना है। तो आप कम से कम दुनिया की जो प्राचीनतम सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बचाने के लिए तो कुछ करो। ये पूरे विश्व का ये कर्तव्य है कि जो महानतम संस्कृति है, जिससे अच्छी शिक्षा कहीं नहीं, जिससे दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखे जो पढ़े जा सकते हैं, वैज्ञानिक सभ्यता यही है। वैज्ञानिक सभ्यता यही है। आज सभी ये मान रहे हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये विज्ञान है अपने आप में, अपने आप में पूरी अरे तरह से। इस पे तो बहुत लंबे लेक्चर हो सकते हैं, पर दूंगा नहीं। बल्कि ये कहा जाता है कि सनातन धर्म जो विज्ञान है और जिसको हम विज्ञान मानते हैं वो विज्ञान नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो ये सभी का कर्तव्य है कि ऐसे धर्म को लालच में, आज देश में क्रिश्चियन मिशनरीज जो है धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, मुसलमान सब धोखेबाजी से, लालच धोखा, लालच धोखा, लालच धोखा। अपने से धर्म को मानने वाले कोई कौन, कितने लोग धर्म को स्वीकार करते हैं। तो ये है, तो हमने लिखा है कि क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशनली घोषित करके सनातन धर्म को संरक्षण देना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को डिफाइन क्यों करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक है, तो जिस पर जब कोई भी पाठक इसको पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा। हो सकता है मेरी बातों से सहमत ना हो, जरूरी नहीं है, ये हमारे विचार हैं। तो ये सारे विषय इसमें उठाए गए। तो सर, हमने आपकी 2 पुस्तकों के बारे में बात की और इसके अलावा हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें निकल कर आई। आपने हमें ऐसी नई चीज़ें बताई जो शायद ना तो मुझे पता थी अभी तक, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों में से भी बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको शायद अभी नहीं पता होगा। जैसे सर ने माइनॉरिटी स्टेटस भी 3 कैटेगरीज में बताया जिसके बारे में हमें नहीं पता था। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती है। तो पहली बात तो ये कि अगर हमारे कुछ दर्शकों को ऐसा कुछ लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा हमने आपकी पुस्तकों की चर्चा की है। सर की पुस्तकों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है और कितनी अच्छी नॉलेज है। अगर आपको कश्मीर के बारे में समझना है तो आप सर की ये पुस्तक ले सकते हैं, होली सिनर्स। और इसके अलावा जो एक और सर की किताब है जो कश्मीर के, बस 3 किताबें सर टोटल आपकी कश्मीर की। हाँ, ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी संस्करण भी है और वो है इसी नाम से है लेकिन हिंदी में है। और उसके अलावा कश्मीर में आतंकवाद आंखों देखा सच, वो कश्मीर के विषय पर ही है जी। और संविधान में जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहें इसी पुस्तक को तो साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से यही पुस्तक उपलब्ध है। और सर ये सब अमेजन पे उपलब्ध है। आपने जो आंकड़े दिए हैं, मुझे लगता है कि ये मौन संविधान पुस्तक आप पढ़ेंगे तो हमारे संविधान के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे सर ने अभी बताया कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सिर्फ आपके राइट्स बताए गए हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। मुझे भी नहीं पता था। हमें ये पता था कि हमारे 5 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहीं लिखे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था 12 से 35 के बीच में लिखे हुए हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी मिली और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी अच्छी जानकारी के लिए आपके साथ हम दोबारा बैठना चाहेंगे। और तब तक के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन पुस्तकों को लीजिए, पढ़िए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।